अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स इन इंटरनेशनल लॉ। ह्यूमन राइट्स इन इंटरनेशनल लॉ इतना इम्पॉर्टेंट है कि जब आपकी दुनिया में जो मेजर जंगें हुई उसके बाद जब भी कोई पावर्स इकट्ठी हुई तो उन पावर्स ने ये एग्री किया कि अगर हमने आगे की फ्यूचर की कोई जंग बचानी है तो द ओनली वे टू डू सो इज़ कि आप ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें लोगों के। और आर्टिकल 1 आपका यूएन चार्टर जो सबसे बड़ा जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल लॉ का, वो आपको कहता है कि हर मुल्क को रिस्पेक्ट और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो इस वजह से आप इसकी इम्पोर्टेंस देख सकते हैं कि चाहे कश्मीर की बात हो, फ़लस्तीन की बात हो, बर्मा की बात हो, सीरिया की बात हो, पाकिस्तान के अंदर की बात हो, पाकिस्तान के बाहर की बात हो, कोई भी टॉपिक हो, तो आपको क्या पता होना चाहिए ह्यूमन राइट्स सिर्फ ये नहीं कि वायलेशन है। अब से आप जब भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन बताएंगे तो आप स्पेसिफिक जो है अपने आर्टिकल्स के साथ बताएंगे कि ये आर्टिकल वायलेट करता है इंडिया, तो इस वजह से कश्मीर में इशू है, रादर देन सिर्फ कहने के कि इन्होंने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। ठीक हो गया? सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहला जो हमारा जो स्टार्ट है वो क्या है कि हम समझे कि ह्यूमन राइट्स हैं क्या। अब ह्यूमन राइट्स आपके जो है ना फंडामेंटल, बेसिक और नेचुरल राइट्स हैं। जॉन लॉक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि ह्यूमन राइट्स इस तरह है जो नेचर में जब आप पैदा होते हैं तो जो आपके राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू लाइफ, जैसे राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू क्लोथिंग, राइट टू मूवमेंट, कि मैं कहीं जा सकूँ, कोई अपना काम कर सकूँ, जिंदा रह सकूँ, अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ, तो वो राइट्स आपके जो है ह्यूमन राइट्स हैं। हाउएवर आहिस्ता आहिस्ता जैसे दुनिया प्रोग्रेस करती गई तो हमें एहसास हुआ कि ह्यूमन राइट्स सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कि सिर्फ ज़िंदा रहना, सांस लेना यही लाइफ नहीं है। लाइफ जो है आपकी एक्चुअली लाइफ जो आपकी है वो बेसिकली आपकी जो है ना इससे ज़्यादा है। राइट टू रिलीजन, राइट टू डिग्निटी, राइट टू फेयर ट्रायल, अभी हम सारों की बातें करेंगे कि ये सब जो है ना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ इम्पॉर्टेंट जो पिछले फ्रेमवर्क्स हैं जिनके थ्रू जो है आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ, और आप ये देखेंगे कि किस तरह जंगों से जो है लीड करते हुए फॉरेन मुल्कों को ये रियलाइज़ हुआ। आप देखो कि मैग्ना कार्टा, जब यूरोपियन वॉर्स हुई तो मैग्ना कार्टा जो है वो एक बना जो कि जो है उनकी इम्पीरियल जो आपकी रॉयल जो आपकी पावर्स थी उनके ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंस भी थे, उनकी पावर्स को जो है एक स्ट्रीमलाइन भी किया, ह्यूमन राइट्स की भी बात की कि लोग भी मैटर करते हैं यार जो है। इसी तरह अमेरिकन बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स जो आपकी अमेंडमेंट्स आई, जो जेफरसन अमेंडमेंट्स लेके आया आपकी, तो वो सारी की सारी 10 अमेंडमेंट्स जो है जिन्होंने यूएस हिस्ट्री पढ़ा है उनको पता है कि वो कोर जो है आज भी आपकी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जो फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आई, अटलांटिक चार्टर, डेक्लेरेशन ऑफ यूएन और याल्टा डेक्लेरेशन जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आई, आपकी ये जो है जो आपकी वॉर्स के बाद आई, और ये जो है आपका ब्रिटिश मैग्ना कार्टा जो आपकी बेसिकली उस टाइप की यूरोपियन वॉर्स के बाद आई। तो हर वॉर्स के बाद ये बात का एहसास हुआ। अच्छा, पहले जो ह्यूमन राइट्स थे, ह्यूमंस को ओन करना, वो सारा का सारा डोमेस्टिक लॉ के अंदर था। हाउएवर जैसे मैंने आपको बताया है कि बड़ी दुनिया की जंगें हुई, ख़ासतौर पे जो यूनाइटेड नेशंस जब बनी तो एहसास यही था कि सबसे ज़्यादा कि अब जो है ह्यूमन राइट्स को इंटरनेशनली प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताया था कि यूएन चार्टर जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका फ्रेमवर्क है जो कि बाइंडिंग है मुल्कों के लिए, वो अपने प्रीएम्बल के अंदर, अपने स्टार्ट के अंदर ये बात कहता है कि रीअफर्मिंग फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, के हमारा मकसद जो है सारे यूएन को, यूएन चार्टर को बनाने का, वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। आपका आर्टिकल 1 कहता है, जो कि सबसे पहला आर्टिकल है, सबसे पहली बात है जो मुल्कों ने सोची जब जंग खत्म हुई, के इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन प्रमोटिंग रिस्पेक्ट एंड इनकरेजिंग ह्यूमन राइट्स। ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने इकोसॉक बनाई जो आपकी इकोनॉमिक और सोशल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। आर्टिकल 56 कहता है कि लीगल ऑब्लिगेशन कॉन्स्टिट्यूट करो कि आप जो है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करो, सारे मुल्क जो है वो कोशिश करें। जब प्रीएम्बल के अंदर यूएन के अंदर बात होती है तो वो अपने आप को स्टेट्स नहीं बल्कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, ताकि वो पीपल, जैसे हमने सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के टॉपिक में पढ़ा, तो पीपल जो है इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आ गए आपके।
ठीक है, और आपका जो है कि इंडिविजुअल्स भी आ गए और स्टेट भी आ गई। अब इसकी क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली जो है, देखो कोई भी आपकी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं वो जो है तब तक नहीं हो सकते जब तक आपकी बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन ना वो मिल रही हो, आपके रेस, कलर, जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी, हर चीज़ की तफरीक और डिस्क्रिमिनेशन से बालातर हो, उससे आगे हो। क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली इसकी ये है कि सबसे बड़ी बात है एक तो कि कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है इसकी। अब उसकी क्या वजह है? उसकी बात यह है कि कंटेक्सचुअल है बेसिकली, इसके अंदर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट कल्चर्स, उनकी बेस के ऊपर जो है ह्यूमन राइट्स आपके डिफाइन होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर बुर्का पहनना एक लिबरेशन आप कंसिडर करेंगे, इस्लाम की मॉडेस्टी और प्रोटेक्शन है कि उसको हमने दिया, दूसरे मुल्कों के अंदर ऑपरेशन भी हो सकती है। ठीक है, सो द पॉइंट इज के ये जो चीज़ें हैं ये कल्चर टू कल्चर वेरी करती हैं कि क्या है। हावेवर UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो अभी हम पढ़ेंगे, उसने आहिस्ता आहिस्ता इसको स्ट्रीमलाइन किया। और दूसरी बात है अनएनफोर्सेबल, के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स आपने बना दिया, UN चार्टर में लिख दिया, लेकिन अब ये तो होता नहीं है, जिसका दिल चाहता है वो जो है ना उसको तोड़ देता है। बट दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि एब्सेंस ऑफ लॉ है। अगर पुलिस इन्फोर्स नहीं करवा पाती लॉ को, इसका ये मतलब नहीं है कि कानून ही नहीं है, इसका मतलब है कि वो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म वीक है। तो इसके अंदर हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, आपके पास एक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है, मुल्कों के अंदर है, डोमेस्टिक लॉ में भी है, इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लुक एट दैट। उसके बाद अब आपको इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स याद होने चाहिए, ठीक हो गया। UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 1948 में 30 आर्टिकल्स बना के एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन बनाई, ताकि जो है सारे मुल्क जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ एक पेज पे हो कि ह्यूमन राइट्स हैं क्या और कौन से वो ज़रूरी ह्यूमन राइट्स है। देखो, एज अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल एंड ऑल नेशंस, तो ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आपका बना था कि यूनिफॉर्मिटी लेके आए और सारों को एक तरफ लेके जाए। उसके साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका आर्टिकल 13 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड राइट टू सिक्योरिटी। ठीक हो गया। आपका आर्टिकल 4 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड सर्विट्यूड। आर्टिकल 8 इसी तरह से। अब ये आप आर्टिकल्स याद कर सकते हैं और आर्टिकल आपको याद करने भी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, तो आपका जो है आर्टिकल 8 जो है वो क्या कहता है कि रेमेडी फॉर राइट्स इन वायलेशन, आपकी पनिशमेंट, कॉम्पेंसेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अगर कभी भी कोई वायलेशन होती है ह्यूमन राइट्स की, तो आप किस तरह से उनकी रेमेडी करेंगे? पनिशमेंट करेंगे, सज़ा देंगे, कॉम्पेंसेशन करेंगे, आप उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक हो गया। आर्टिकल 9 आपका क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 10 आपका कहता है कि राइट टू फेयर ट्रायल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान वाली भी, उसमें भी आपने ह्यूमन राइट्स देखने हो तो आपके 8 से 28 तक पाकिस्तान की आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आपके जो है ना ह्यूमन राइट्स हैं, तो आपने वो देखना है। आर्टिकल 11 आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। इसका मतलब है कोई पनिशमेंट, सज़ा जो उस टाइम नहीं थी, अब उसको पुरानी करके मैं सज़ा दे दूँ उसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने 10 साल पहले जो है कोई क्राइम किया था, उस टाइम वो क्राइम नहीं था, अब वो क्राइम बन जाता है, तो मैं कहूँ यार तूने उस टाइम किया था तो इसकी सज़ा, उस टाइम की सज़ा आप दोबारा दे नहीं सकते। ठीक हो गया। इस तरह UDHR के अंदर आर्टिकल 12 आपका राइट टू फैमिली कहता है। आर्टिकल 13 राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के जा सके इधर उधर। राइट टू असाइलम आपका जो है राइट टू नेशनैलिटी, राइट टू मैरिज, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। ये आपको पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेम राइट्स पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपके ह्यूमन राइट्स है बेसिकली यहाँ से ही उठाए हुए हैं। राइट टू असेंबली, राइट टू पॉलिटिकल प्रोसेस के हर बंदा डेमोक्रेसी या जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। ठीक हो गया। इन केस ऑफ आर्टिकल 10 इफ एनी डेविएशंस, अगर कोई भी फेयर ट्रायल के खिलाफ कोई डेविएशन होती है
तो उसके खिलाफ सज़ा होनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए। कोई डेविएशन अगर कोई करता है तो वो लिमिटेड होनी चाहिए। कल्चरल रिलेटिविज्म, मैंने आपको ये बात बताई है कि हर कल्चर जो है उसके हिसाब से कुछ राइट्स वेरी करते हैं, और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है राइट टू रिलीजन। बाहर के मुल्कों के अंदर इस्लाम को छोड़ देना आपको जो है पनिशेबल नहीं होगा, यहाँ आपके लिए पनिशेबल है। तो आपको राइट टू रिलीजन जो है वो वेरी करता है आपके फ्रॉम वन वे टू दी अदर। सिमिलरली आपका इन ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो उसमें इकोसॉक आपका इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स के लिए आपका 1946 में बना। उसके बाद परमानेंट मशीनरी फॉर सुपरविजन ऑफ प्रॉब्लम और प्रोटेक्शन, बेसिकली इसका मकसद ये है कि एक मशीनरी बनाई गई जो कि जो है आपकी कि इसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे कि दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स की क्या है, और उनको प्रोटेक्ट करे, कंप्लेंट्स ले, गवर्नमेंट से पूछे कि भाई आप क्यों नहीं इसके ऊपर कोई काम करे। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन आपकी बनाई गई, ठीक है। और अभी भी आपकी ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर हम रिपोर्ट भेजते हैं, और ह्यूमन राइट्स कमीशन से हम जो है कहते हैं कि वो करें। अब इनके बाद पावर नहीं है इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन ये फैक्ट फाइंडिंग पावर है, तो ये रिकमेंडेशंस दे सकती हैं, ठीक हो गया। और इनकी वैल्यू है क्योंकि ये यूएन के अंडर आती है, तो इस वजह से इनकी एक क्रीडेंस या इनकी एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक हो गया। इंटरनेशनल कॉवेनेंट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ह्यूमन राइट्स की बात के लिए। क्यों? क्योंकि ये बाइंडिंग है और कोडिफाइड है डायरेक्टली। ह्यूमन राइट्स पहली दफ़ा मुल्कों के लिए बाइंडिंग हो गए थे। यूएन चार्टर में बात हुई है, लेकिन यूएन चार्टर में वो ब्रॉड बात हुई है, तो अब इसके अंदर डायरेक्टली कोडिफाई कर दिया, डायरेक्टली आपने जो है बाइंडिंग कर दिया। इसका सबसे पहला राइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मेरा सेल्फ डिटर्मिनेशन का आप चैप्टर भी देखना, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि आप चूज़ कर सके कि आपकी सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक राइट्स, आपकी लाइफ आप किस तरह गुजारना चाहते हैं, आप प्रोटेक्ट करें राइट टू डिटर्मिन हाउ यू आर गवर्न। तो ये आपका कश्मीर के अंदर, आपका बर्मा के अंदर, आपकी बाकी जगहों के अंदर जहाँ उन लोगों को, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के अंदर जहाँ उन लोगों के पास राइट नहीं है चूज़ करने का कि उनको किस तरह गवर्न किया जाए, तो उसको करने के लिए यहाँ वो किया जाता है। आर्टिकल 2 आपका इक्वल ट्रीटमेंट और नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। उसी तरह आपके प्रोटेक्शन इन केसेस ऑफ नेशनल इमरजेंसी के, इवन आपकी इमरजेंसी के अंदर भी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, इमरजेंसी हो जाती है, इसी तरह पाकिस्तान में भी है कि आपके इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक हो गया। राइट टू लाइफ अगेंस्ट टॉर्चर, नो इम्प्रिजनमेंट इन सिविल केसेस, कि सिविल केसेस में कभी भी आपको पता है जिन्होंने लॉ का बैकग्राउंड है कि कभी भी जो है इम्प्रिजनमेंट नहीं होती। राइट ऑफ फॉरेनर्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, रिकग्निशन एज अ पर्सन, देखो कि इंसान समझे लोगों को, किसी को स्लेवरी और शैटल्स ना समझा जाए, इंसान समझा जाए, तो ये चीज़ें भी इसमें डाली गई हैं। आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपको जितना इसमें से याद हो जाए, जितने कोई आर्टिकल्स याद होते हैं तो आप कर दो, ना हो तो सिर्फ आप राइट की बात कर दो कि राइट इंश्राइंड है उसके अंदर, लेकिन आप कम से कम बात ज़रूर करो। आर्टिकल 17 जैसे आपका इंटरफेरेंस इन प्राइवेसी, किसी की ज़िंदगी में, राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें भी 19 है, अगेंस्ट प्रोपेगेंडा ऑफ वॉर, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, के आप मिल सके, बैठ सके एक जगह के ऊपर, अपना काम कर सके। डिफरेंस आर्टिकल 1 जो है, जो आपका ICCPR का था, वो आपको कहता है कि आपकी जो आपकी सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसका राइट है। तो ये बड़ा ज़रूरी आर्टिकल है, इसी वजह से हम इस पर स्पेशली बात भी कर रहे हैं कि जो फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं, जो आपकी फॉर एग्जांपल जो आपके मुल्क से अलग होना चाह रहे हैं और सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनमें फ़र्क क्या है। देखो, अगर जो है आपको उस सिस्टम के अंदर नहीं प्रोवाइड किया जाता चैनल के आप अपनी ग्रीवेंसेस पहुंचा सको, अगर आप इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव ला सकते हो और एक पूरे सिस्टम के थ्रू आपके पास जस्टिस एक सिस्टम है कि जो है आप अपनी बात पहुंचा सकते हो, तो फिर आप अगर जो है फोर्स को यूज़ करते हो तो आपके जो है वो लिबर्टीज़ जहाँ करंट सिस्टम नहीं अलाउ करता, तो एक फ्रीडम स्ट्रगल है, इसको रिकग्नाइज किया जाता है, ठीक है। लेकिन सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स क्या है, जहां आपके जो है ग्रीवेंसेस अलाउ किए, जैसे बलूचिस्तान के अंदर उनके पास एक अपनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है, उनकी जो है ना एक पार्लियामेंट है, उनके लोग हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन है, बात सुनी जाती है, तो उनको अगर
वो फोर्स करते हैं इस तरह से, तो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उसको मूव करें, वो खुद बंदे नहीं मूव कर सकते। तो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स अलाउड नहीं है, फ्रीडम मूवमेंट्स अलाउड है। आपको दोनों का फ़र्क भी आ गया। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी के अंदर उसने कहा कि हर जो है ना आपकी राइट्स नहीं आपके ख़त्म होते, तो उसने कहा कि इमरजेंसी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डेफिनेशन है। अगर आपके पास एक रीज़न है, आपने प्रोक्लेम किया है किसी भी इमरजेंसी के लिए, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट जो है आपकी वो अंडर थ्रेट हो जाए। ठीक हो गया। इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या है कि आपको रीज़न जो है आप दे सकें, ठीक है, कि आपने क्यों लगाई है, उसको प्रोक्लेम करें ओपनली, सबको पता हो कि आपने किया है, उसको सेट करें टाइम पीरियड को, ठीक है, कि जो है आपने कितने टाइम के लिए लगानी है, हमेशा के लिए नहीं लग सकती, इमरजेंसी टेम्परेरी होती है, और आइडेंटिफाई करें कि कौन से राइट सस्पेंड किए। ठीक हो गया। लेकिन कुछ राइट्स हैं जो कि सस्पेंड नहीं हो सकते एज पर इंटरनेशनल लॉ आपकी इमरजेंसी में भी, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू टॉर्चर, राइट टू मतलब जो है कि आपको टॉर्चर ना करे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉर्चर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्लेवरी, राइट एज ए पर्सन कि आपको इंसान समझा जाए, आपको जो है ना ऐसी चीज़ें आपसे ना कराई जाए जो इंसानियत के खिलाफ है। इम्प्रिजनमेंट इन सिविल केसेस नहीं हो सकती। सिविल केस वो है जो प्रॉपर्टी का केस है, पैसों का केस है, ज़मीनों का केस है आपके जो है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी को इमरजेंसी में भी आप फ्री रिलीजन से फोर्स नहीं कर सकते। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के किसी को पुरानी सज़ा के ऊपर नहीं दे सकते। तो ये कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक जो है ह्यूमन राइट्स है जो इमरजेंसी में भी ख़त्म नहीं हो सकते। ये आप देख लें। आर्टिकल 18 जो आपका राइट टू रिलीजन की बात करता है, वो क्या बात करता है, राइट टू चूज़, प्रैक्टिस, मैनिफेस्ट, शो एंड प्रोपगेट रिलीजन। चूज़ करना कि मैंने कौन सा करना है, उसको प्रैक्टिस करना, उसको मैनिफेस्ट करना, लोगों को बताना कि मैंने ये किया है, उसको शो करना ताकि आप अपनी चर्चेस बनाएं, बाकी चीज़ें बनाएं, और प्रोपगेट करें कि आप उसको फैला सकें। तो ये बेसिक राइट्स है हर एक रिलीजन के पास एज पर इंटरनेशनल लॉ ये राइट्स हैं। लिमिटेशंस क्या है, अगर पब्लिक ऑर्डर, सेफ्टी, आपकी जो है ना हेल्थ, मॉरल्स, फंडामेंटल राइट्स किसी और के, और फ्रीडम ऑफ अदर्स की, अगर किसी को ब्लास्फेमी, वही वाली बात है, अगर कोई कहता है कि मेरा दीन ऐसा है कि जिसमें कुरान जलाए जाते हैं, तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बन जाती है, ये एक लोगों के राइट्स के ऊपर भी इन्फ्रिंज करती है। इस वजह से ये जो है उसके फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर नहीं आ सकती। आर्टिकल 19 आपका राइट ऑफ एक्सप्रेशन टू होल्ड, जो बेसिकली आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, उसके अंदर भी याद रखिए, बहुत ज़रूरी, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी जो अंग्रेज बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच करते रहते हैं, कि लिमिटेशंस है ना वो हर एक राइट टू स्पीच के अंदर, जब भी बात करते हैं, अंग्रेज बात करते हैं, बहुत सारे आप सुनते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसमें ICCPR के हिसाब से आपसे कभी भी कोई कहे तो आपने कहना है कि आर्टिकल 19 ऑफ द ICCPR खुद जो है वो लिमिटेशंस क्रिएट करता है, जैसे रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स एंड रेपुटेशन ऑफ अदर्स के बाकियों को इस पे लाइबल लॉज आपके लगते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, राइट ऑफ अदर्स जैसे ब्लास्फेमी, रेपुटेशन, डिफेमेशन जो मैंने अभी आपको बताया, सिक्योरिटी जैसे साइबर क्राइम, आप ऐसी चीज़ें जो है ये वो रिस्ट्रिक्शंस हैं बेसिकली जो आपकी जो है आपकी किसी भी जो है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर हो सकती है। ठीक हो गया। दूसरा फिर थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स आपकी क्या है, यूनिवर्सलिज्म और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। AI बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।